हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सिविल संकल्प बाय साहू रोहित में। मैं आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम क्लास 9th को स्टार्ट करेंगे, जिसमें चैप्टर 1, 2, 3, 4 इनको पढ़ेंगे। हमने पिछले पूरे वीडियो में क्लास 8 को कंप्लीट कर दिया था। क्लास 8 पूरा कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में किया था। जहाँ मुझसे एक ये हुआ था कि हिंदी का जो PDF था वो थोड़ा सा अलग था, मतलब थोड़ा सा गलती थी उसमें। तो इस बार मैंने रिवाइज्ड PDF के साथ पढ़ाने का सोचा है, जिसमें पुराना PDF तो रहेगा ही। ये देखिए आप, ये हिंदी का PDF तो रहेगा ही, ये वाला, लेकिन इसके साथ साथ एक रिवाइज्ड PDF है, मतलब ये वाला PDF है। इसमें लिखा सब कुछ यही है, डिट्टो यही सेम टू सेम लिखा हुआ है, लेकिन ये इस वर्जन में है। बाकी इसमें एक लास्ट में एक सरप्राइज़ भी है कि हमने सबको एक अच्छे से कंपाइल कर दिया। जैसे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे एकदम जूम कर करके एकदम फट से रिवीजन हो जाएगा, सब पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो जो भी हिंदी के PDF के साथ दिक्कत आ रहा था वो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। और जहाँ तक बात है क्लास 8 का, तो क्लास 8 का जितना भी PDF ख़राब था वो सब PDF के साथ साथ मैं रिवाइज्ड PDF क्लास 8 का भी रिवाइज्ड PDF टेलीग्राम पे डाल दूँगा। डिवाइड PDF टेलीग्राम पे डाल दूँगा। टेलीग्राम का लिंक जो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा आपको, कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम भी यही है, सिविल संकल्प बाय साहू रोहित, यही आप सर्च करेंगे आ जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज 9th क्लास में जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग एंड, ये क्या हुआ, और सेकंड चैप्टर है मैटर इज़ प्योर। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये मतलब ऐसा चैप्टर है जिसमें से कुछ एक टर्म्स के बेस पे क्वेश्चन आता है। ऐसे कोई कंसेप्ट तो इसके अंदर है ही नहीं। मैटर क्या होता है हमें पता है, जो भी हमारे आसपास होती है, जो भी पदार्थ होता है। मैटर क्या है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है पदार्थ, लेकिन इसमें इस PDF में क्या है, एकदम क्लियर लिखा हुआ है पदार्थ। तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। मैटर क्या है, मैटर कुछ भी जो हमारे आसपास है उसको मैटर कहते हैं। हम हवा, पानी, जो भी मिट्टी, जो भी हमारे वस्तुएं, सामान, सब मैटर होता है। तो इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत कम है, और फैक्चुअल डेटा जो पूछे जाते हैं सिर्फ वही ज़्यादा है। तो वही हम पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। हम चैप्टर 1 की शुरुआत करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास जो मैटर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैटर क्या होता है, जो भी कुछ भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है हमारे आसपास, जो भी कुछ है। जैसे यहाँ क्या लिखा, वह वस्तु स्थान घेरती है जिसका द्रव्यमान मास होता है, उसे मैटर कहते हैं। हाँ, एक ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैटर में मास नहीं होता, मैटर में मास नहीं होता, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर आना हुआ तो कि क्या ऐसे आ सकता है कि हर मैटर में मास नहीं होता, तो आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्या है कि की प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर का की प्रॉपर्टीज क्या होता है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, वन क्रिस्टल ऑफ KMnO4 कैन चेंज द कलर ऑफ अमाउंट। इसका मतलब ये हुआ, जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, बहुत ही छोटे होते हैं। जो मतलब पूरे पानी में, तो पार्टिकल्स जो होता है, जो पदार्थ होता है, वो इतना छोटा होता है कि बहुत ही कम मात्रा में पोटेशियम पर मैग्नेट डालने पे भी पूरा का पूरा पानी, बहुत ज़्यादा पानी का कलर चेंज कर सकता है। तो उसके अंदर स्पेस होता है, कंटिन्यूसली मूव करता रहता है और अट्रैक्ट करता है उसको। यहाँ से समझते हैं, यहाँ से अच्छे समझ आएगा कि जो पार्टिकल साइज है बहुत छोटा है। KMnO4 क्या होता है, जिससे बहुत ही कम छोटा सा पार्टिकल साइज से भी रंग हो जाता है। सेकंड है, पार्टिकल्स पदार्थ के बीच में स्पेस होते हैं। जैसे चीनी पानी में घुलकर उसके बीच में स्पेस है, तभी ना वो घुल पाती है, कारण है इसी। और तीसरा पॉइंट क्या है, जितने भी पदार्थ है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, और इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। जहाँ एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलता है, उसी प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। फोर्थ है, जो पार्टिकल्स है एक दूसरे के बीच में अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। जैसे सॉलिड हो गया, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है इसलिए आकर्षित हो रहा है। लिक्विड हो गया, उसके बीच में थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और गैस में बहुत कम है, तो यहाँ पे
यही कंसेप्ट समझ आएगा। सॉलिड का ये हो जाएगा सॉलिड का, जिसमें फोर्स 1 हो गया। फिर लिक्विड में इससे कम फोर्स होगा, जिसमें पार्टिकल स्पेस थोड़े दूर 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 होते हैं। और अगर हम गैस का देखा जाए तो उसमें तो और दूर 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 पार्टिकल होते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसमें उसको डिफ्यूजन, दो पदार्थ के कणों को आपस में मिल जाना, उसी को डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे रूम में परफ्यूम हो गया, परफ्यूम डालते हैं कैसे पूरा रूम सा गमक जाता है, रूम मतलब थोड़ा सा परफ्यूम डालने पे रूम गमक जाता है, ये हो गया। बाकी अगरबत्ती का सुगंध या पकते हुए भोजन का सुगंध, सब में यही कंसेप्ट है। इसके बाद अगर हम देखें तो प्रसरण की गति मतलब डिफ्यूजन का स्पीड, अब ये तो हम पढ़ लिए। अब स्पीड क्या है, सबसे ज़्यादा गैस में होता है, उससे कम सॉलिड में होता है, उससे कम सब लिक्विड में, फिर सॉलिड में। अब सॉलिड में क्या पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, तो ऑब्वियसली जल्दी मूवमेंट नहीं हो पाएगा। और लिक्विड में थोड़ा दूर दूर स्पेस होता है, गैस में उससे भी ज़्यादा दूर दूर स्पेस होता है, तो फटाक से डिफ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट है सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस तो ईजी सा हम पढ़ चुके हैं पहले से ही। लेकिन सॉलिड, लिक्विड, ये गैस के अलावा दो और स्टेट होता है। जैसे चौथा है प्लाज्मा और पांचवा है बोस कॉन्सोलिडेट स्टेट। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉलिड लिक्विड से नहीं, इन दोनों से पूछा जाता है। अब देखा जाए तो फोर्थ पॉइंट है प्लाज्मा का। प्लाज्मा क्या होता है, जब टेम्परेचर बहुत 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 ज़्यादा बढ़ा दे, मतलब इतना बढ़ा दे कि वो जो भी ऑब्जेक्ट है पिघल जाए, मेल्ट हो जाए, उसको उस स्टेट को प्लाज्मा कहता है। वहीं बोस कॉन्सोलिडेट में उल्टा होता है, टेम्परेचर बहुत 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 ज़्यादा घटा देते, इतना घटा देते हैं कि उसका जो अंदर का प्रॉपर्टीज होता है ना वही चेंज हो जाता है। तो ये होता है बोस कॉन्सोलिडेट। क्वेश्चन यहाँ से आता है, प्लाज्मा से भी नहीं आएगा, प्लाज्मा में जन पड़ता है, तो क्वेश्चन बोस कॉन्सोलिडेट से आता है कि ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। नाम पढ़ के समझ नहीं आता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट तो बाकी सब तो हम उदाहरण सब देख ही चुके हैं, लिक्विड क्या होता है, उसके बाद गैस क्या होता है, ये सब सिंपल है। गैस में जो कंप्रेसिबिलिटी होता है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं। घनत्व बहुत कम होता है, क्योंकि पार्टिकल दूर दूर है, चिपके हुए है, तब ना घनत्व ज़्यादा होगा, दूर दूर है तो नहीं होगा घनत्व, इसलिए गैस का हो जाएगा, यहाँ पे डेंसिटी कम होगा। अब हम दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट है स्टेट ऑफ मैटर। से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो बदलाव होता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड में देखा जाए, लिक्विड से गैस में देखा जाए, गैस से सॉलिड, लिक्विड से ऐसे, मतलब जो भी बदलाव होते हैं, क्वेश्चन यहाँ से आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछा जाता है सब्लिमेशन क्या होता है, पूछा जाता है डिपोजिशन क्या होता है, पूछा जाता है कि कंडेंसेशन क्या होता है, ये जो फेज़ है एक फेज़ से दूसरे फेज़ में बदलना, ये पूछा जाता है। तो हम समझते हैं यहाँ पे, जिसमें मेल्टिंग हो गया, फ्रीजिंग हो गया, ये सब तो सिंपल है, सॉलिड से द्रव्य। उसके बाद फ्रीजिंग भी नहीं पूछा जाएगा, ये बहुत नाम से समझ में आ रहा है कि हाँ लिक्विड से सॉलिड में बदल जाना। इवोपोरेशन, भाष्पीकरण में भी समझ आता है कि हाँ लिक्विड से गैस। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो है कंडेंसेशन, जहाँ संघनन कहते हैं, और गैस लिक्विड में बदलता है कंडेंस होके। दूसरा जो आता है वो सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, जिसमें सॉलिड से गैस में बदलता है। और तीसरा डिपोजिशन, गैस से ठोस सॉलिड में बदलना। तो ये 3 पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, कंडेंसेशन से, सब्लिमेशन से। डिपोजिशन भी थोड़ा बहुत पता रहता है, तो ये 2 पॉइंट से जनरली ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसके नाम से समझ नहीं आ रहा है कि ये किस स्टेट से किस स्टेट में चेंज हो रहा है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट तो गर्म करने पे, ठंडा करने पे, वो तो बेसिक है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ठंडा करने पे गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ये तो है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सब्लिमेशन। जिसमें मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड जो है वो लिक्विड में बदल जाए, बहुत ही सिंपल सा, हर किसी को पता है। बॉइलिंग पॉइंट में लिक्विड वेपर बदल जाए, बहुत ही सिंपल, हर किसी को पता है। और सब्लिमेशन में सॉलिड
गैस में बदल जाए। लेकिन मेन क्वेश्चन कहाँ पे आता है, मेन क्वेश्चन अब पता चलेगा। मेन क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता कि सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो है मेन क्वेश्चन पूछा जाएगा, दिस इज यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से। इसके नाम से नहीं समझ आ रहा कि लेटेंट हीट क्या होता है, फ्यूजन वेपराइजेशन तो फिर भी पता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हमें पता है 0 डिग्री पे मेल्ट हो जाता है, लेकिन मेन कंसेप्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, माने गलन की गुप्त उष्मा। गलन भी पता है मेल्ट होना, लेकिन गुप्त उष्मा क्या होता है, हिडन एनर्जी, हिडन हीट, ये होता है गुप्त उष्मा। अब एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए सॉलिड है, बर्फ़ हो गया सॉलिड, और लिक्विड, जब बर्फ़ लिक्विड बन जाता है उसका मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो उस केस में 0 डिग्री आते आते ये सॉलिड पानी में कन्वर्ट हो जाता है। नीचे हम पानी देखते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्या है, पानी जिस फेज पे बनता है वहाँ भी 0 डिग्री ही रहता है। पानी जिस फेज में बना वहाँ भी 0 डिग्री, इसका मतलब स्टेट तो चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड तो हो गया, लेकिन टेम्परेचर अभी भी वही है 0 डिग्री। तो जो 0 डिग्री पे कुछ तो हीट ट्रैप है, कुछ तो हीट गुप्त हीट है, जो इतना हीट है कि स्टेट को चेंज कर सकता है, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ये होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और उसी के जैसा ये डिट्टो सेम टू सेम होता है। ये तो 0 डिग्री और 273 आप याद रख सकते हैं। 100 डिग्री फैक्चुअल डेटा है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेन कंसेप्ट है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पन की गुप्त उष्मा। यहाँ भी वाष्प पता है, गुप्त उष्मा का कंसेप्ट है। इसमें भी वही होता है, लिक्विड से गैस में बदल तो जाता है, स्टेट चेंज तो हो जाता है, लेकिन टेम्परेचर क्या रहता है, टेम्परेचर 100 डिग्री रहता है। मतलब 100 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ 2 स्टेट एक साथ पॉसिबल है। ये जब क्वेश्चन आता है कि क्या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में एक ऐसा टेम्परेचर पॉइंट है जहाँ 2 स्टेट पॉसिबल है, बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, यहाँ लगता है क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मोस्टली गलत मार के आ जाएंगे। इसका आप ध्यान रख सकते हैं कि हाँ लेटेंट हीट में ऐसा पॉसिबल है। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। सबको पता है ये सॉलिड से गैस में बदल जाना। इसका सबसे मेन एग्जांपल क्या है, ड्राई आइस। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये पेपर में पूछा जाता है, सीधा ही पूछता है ड्राई आइस क्या होता है। ड्राई आइस सॉलिड CO2 को कहते हैं, ये पूछा जाता है। ड्राई आइस में कौन सा कंसेप्ट है, ड्राई आइस में सब्लिमेशन का कंसेप्ट है, ये पेपर में पूछा जाता है। तो पेपर में जो पूछा जाता है उसके नज़रिए से मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट इज बाकी एग्जाम्पल है कैम्फर, नेपथलीन और अमोनियम क्लोराइड, ये एग्जाम्पल है, ये नहीं, जो मेन है वो आप याद रखें। नेक्स्ट इज डिपोजिशन, निक्षेपन। निक्षेपन में सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है जो गैस है। तो ये सब सिंपल है। बाकी हम ये जो लेटेंट वेपराइजेशन और वेपराइजेशन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, ये फॉर्मूला केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। बहुत ही सिंपल फार्मूला है, कहीं भी आ सकता है। सब सही करेंगे, आप गलत कर देंगे तो ये दिक्कत हो जाएगा। तो बड़े इजी फार्मूला है, आप इसको पढ़ लीजिए। कोई सा भी या तो दिया रहेगा कि सेल्सियस इतना है तो बताइए केल्विन कितना होगा, वेरी इजी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है हम ये समझते हैं। अब जैसे इवेपोरेशन एक तरह से वाष्पीकरण को कहते हैं कि जो लिक्विड है वो भाप बन के उड़ जाता है, भाप बन के गैस बन जाता है, इसी को कहते हैं इवेपोरेशन। जैसे जो द्रव्य है वो भाप बन जाएगा, इसी को कहते हैं। लेकिन कंसेप्ट यहाँ से आता है कि ये एक सरफेस फिनोमेना है, ये एक सरफेस प्रतिक्रिया है। इसीलिए क्योंकि कितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा, ये सरफेस के ऊपर ही तो, मतलब ये नदी है तो नदी में से पानी भाप बन के उड़ेगा, पानी सरफेस के ऊपर है तभी ना। नेक्स्ट हमारा क्या, इसके कारक, वाष्पीकरण का कारक, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा भाप बन के उड़ेगा। मान लीजिए बड़ा सा छत है, आपने उसके ऊपर पानी डाला तुरंत भाप बन के उड़ जाएगा। वहीं छोटा सा छत है तो थोड़ा टाइम लगेगा पानी उड़ने में। ये दूसरा क्या है, टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा एकदम चिल धूप में फट से उड़ जाएगा, और शाम सुबह के मौसम में कम धूप वाले में तो नहीं होगा, मतलब वाष्पीकरण कम हो जाएगा। तीसरा है विंड स्पीड। जैसे आप कपड़े सुखाते हैं, जब हवादार मौसम होता है कपड़े फट से सूख जाते हैं, और वहीं अगर थोड़ा कम हवा वाला एकदम स्टिल हवा वाला मौसम है तो
जल्दी नहीं सूखता। चौथा क्या है, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, हवा में जो मौजूद नमी होती है ना उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। अगर हवा में मौजूद नमी है तो वाष्पीकरण कैसे होगा, वाष्पीकरण का मतलब ही है कि नमी का उड़ना। अब हवा में ही नमी मौजूद है तो वाष्पीकरण नहीं होगा, वो कम हो जाएगा, उसका रेट कम हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट है जिसपे वाष्पीकरण टिका रहता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है वाष्पीकरण का कूलिंग। ये एक ऐसा पॉइंट है जो यूपीएससी में भी पूछ रखा है। जी हाँ, जो हम ये 4 तो पढ़ ही लिए, उसके अलावा हम पढ़ेंगे वाष्पीकरण के कारण कूलिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट यूपीएससी में पूछ लिया तो बीपीएससी में भी पूछ सकता है, क्योंकि बीपीएससी भी तो यूपीएससी जैसा ही। ये क्या हो गया, 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो बीपीएससी भी तो पूछ सकता है कि यूपीएससी बीपीएससी उसके पैटर्न पे ही चल रहा है। तो इसलिए अब हम समझेंगे कि वाष्पीकरण के पीछे का बेसिक कंसेप्ट क्या। जैसे हमारा बॉडी है, ये जब भी वाष्पीकरण होता है तो आसपास से हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। मान लीजिए अभी 30 डिग्री, आजू बाजू भी 30 डिग्री, जैसे ही हीट एब्जॉर्ब किया आजू बाजू कम हो जाएगा और हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो हमें क्या आजू बाजू से ठंडा फील होगा। तो यही कारण है कि जब भी वाष्पीकरण होता है हमें ठंडा सा लगता है, ठंडक लगता है, कूलिंग होता है। हम इसके पीछे का कंसेप्ट समझ चुके। अब इसके एप्लीकेशन पे तुम कैसे भी क्वेश्चन पूछो, उल्टा पुल्टा घुमा के कर सकते हैं सॉल्व। ये स्वेट वाला जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी में पूछा था कि जब भी हमें पसीना आता है तो हमें ठंडा क्यों फील होता है। इसके पीछे भी यही कंसेप्ट है। जैसे ही इवोपोरेशन होता है हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, आजू बाजू का टेम्परेचर कम हो जाता है और हमें ठंडक फील होने लगती है। अब हम कंसेप्ट समझ चुके हैं, अब हम इसके एप्लीकेशन पे चलेंगे। एप्लीकेशन कोई सा भी हो ये हम समझ चुके हैं। जब भी हम अपने अल्कोहल को हाथ पे लेते हैं वो इवोपोरेट होता है, इवोपोरेट जैसे हुआ कूलिंग। स्वेटिंग इवोपोरेशन कूलिंग। घड़े में छोटे छोटे पोर्स मतलब होल होते हैं, इवोपोरेशन कूलिंग। कॉटन का क्लॉथ गर्मियों में वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे ही स्वेट को एब्जॉर्ब किया कूलिंग। तो ये सारे कंसेप्ट कूलिंग पे बेस्ड है। हमने कंसेप्ट ही समझना है, कंसेप्ट जैसे ही समझ लिया तुम एप्लीकेशन किधर से भी पूछो, कैसा भी पूछो, कंसेप्ट जब क्लियर है होगा ही होगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या पदार्थ जो हमारे आसपास है वो प्योर है। तो इस चैप्टर में हम प्योरिटी, इम्प्योरिटी, ये इन सब चीज़ों को देखेंगे और ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। मेन क्वेश्चन आता है इसके टर्म्स पे और कौन सा टर्म्स का क्या मतलब है। जैसे अभी हम अगर चले तो सबसे पहले तो हम प्योर देखेंगे, प्योर क्या होता है तो, और मिक्सचर क्या होता है। तो प्योर वो होता है जो एक ही प्रकार के कण से बने हो, ये नहीं पूछा जाएगा क्योंकि सिंपल है, एक ही कण के होते हैं, गुण सेम होता है। लेकिन गोल्ड सिल्वर ये सब, लेकिन इम्प्योर मिक्सचर हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये देख लें कि जो मिक्सचर है वो क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ का मिश्रण। ये भी ठीक है, यहाँ से भी नहीं बनेगा, हाँ उपस्थित है, गुण अलग अलग होंगे, कोई निश्चित फिक्स नहीं होगा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, यहाँ से कि दूध, वायु और मिट्टी शुद्ध पदार्थ नहीं है। हम सोचते हैं दूध हम पीते हैं, हम वायु हवा लेते हैं तो शुद्ध होगा, नहीं, मिक्सचर है, इसके अंदर बहुत सारे गैसेस, बहुत सारे एलिमेंट का मिक्सअप है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाएंगे जिसमें होगा, ये क्या हो गया, वीडियो अटक गया क्या, नहीं ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, टाइप ऑफ मिक्सचर, जिसमें सबसे पहला है समांगी मिश्रण माने होमोजीनियस, दूसरा हेट्रोजीनियस असमांगी मिश्रण। तो ये है। अब हम ये समझेंगे कि ये तो हम पढ़ चुके हैं, मिक्सचर भी पढ़ लिए। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कंसेप्ट के पीछे चलते हैं। अब होमोजीनियस हेट्रोजीनियस नाम से ही समझ आ रहा है, ये तो हमारा वो वाला पीडीएफ है, अशुद्ध वाला पीडीएफ, ठीक है, ये हम कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये भी वाष्पीकरण भी कर लिए। हमारा यहाँ से चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 स्टार्ट किए, प्योर मिक्सचर कर लिए, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हम अभी कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, होमोजीनियस हम पढ़ते हैं। होमोजीनियस में क्या है, पूरा मिश्रण का संगठन समान होता है। इसमें क्या है, मान लीजिए 2 अलग अलग सब्सटेंस को मिलाए, जो बना वो एक समान होगा। अगर पानी है तो पूरा पानी होगा, वो वाला कंसेप्ट है। एक ही फेज का है लिक्विड, गैस, सॉलिड, गैस, ये सिंगल फेज माने एक ही अवस्था का है, ये बात है। अब नेक्स्ट है, इसके घटक को अलग अलग नहीं देख सकते। ऐसा थोड़ी ना नमक पानी को डाला और नमक आपको अलग दिख रहा है, पानी अलग दिख रहा है, या चीनी पानी को डाला तो पानी अलग चीनी अलग, नहीं।
नमक पानी में अलग अलग नहीं कर सकते, तो वो वाला कंसेप्ट है, मतलब अच्छे से मिल जाता है। नमक भले ही सॉलिड हो लेकिन मिलके वो लिक्विड में इतना घुल जाता है कि अलग नहीं कर सकते, तो इसको कहते हैं होमोजीनियस। कलर चेंज करके जरा देखते हैं। ये जो है इन तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। होमोजीनियस का जो फीचर है यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इसको समझना जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, ये एग्जाम्पल है नमक घोल चीनी वाला। हेट्रोजीनियस क्या है, विषमांगी मिश्रण, जिसमें अलग अलग मान लीजिए दो अलग अलग है, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें भी वो अलग अलग फीचर अपना अपना रहेगा। जैसे बालू चीनी, बालू पानी का है तो बालू का भी अपना एक फीचर रहेगा, पानी का भी अपना फीचर रहेगा। जो सैंड वाला है वो उसकी बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर अगर छोड़ देंगे तो सैंड नीचे जमा हो जाएगा, पानी ऊपर चला जाएगा, ये वाला कंसेप्ट है। इसमें ही मतलब सब एक समान होते हैं नहीं होते, जैसे रेत पानी, तेल ऊपर तैरने लगता है वाला। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, इससे आती है क्वेश्चन। ये जो सॉल्यूशन वाला टॉपिक है, उसके अलावा सॉल्यूट जिसको विलय कहते हैं या सॉल्वेंट जिसको विलायक कहते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन क्या है, दो या दो से अधिक जो समांगी मिश्रण माने होमोजीनियस मिक्सचर, तो प्योर सॉल्यूशन बन जाता है, सेपरेट नहीं कर सकते। वहीं पे विलय क्या है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट होता है जैसे चीनी पानी में, जो चीनी होता है पानी मिलाते हैं तो चीनी हो जाएगा सॉल्यूट माने विलय, पानी हो जाएगा सॉल्वेंट माने विलायक। जिस चीज़ में मिलाते हैं वो सॉल्वेंट और जिस चीज़ को मिलाते हैं वो सॉल्यूट। जैसे ट्रिक क्या है, चीनी कम है तो जो चीज़ कम होगा वो सॉल्यूट होगा और जो चीज़ ज़्यादा है वो सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट और सॉल्यूट का वर्ड में सॉल्यूट छोटा अक्षर है, इसलिए कम वाले से ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं, विलय छोटा अक्षर। नेक्स्ट हमारा क्या है, हम ये एक सॉल्यूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं बार बार कह रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में आते हैं। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, इसके पीछे का कंसेप्ट, स्मॉलर क्वांटिटी, लार्जर क्वांटिटी, इसको मिक्सअप करके देते हैं, इधर उधर करके क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट है ये मास परसेंट। अब क्या है, जिस तरह फिजिक्स में न्यूमेरिकल आने लग गए, कल को केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल आ सकता है, तो उस टाइम पे ये नहीं कहेंगे कि ओ मास्टर ने हमें बताया नहीं, या वो बहुत ही अटपटा क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सिंपल सा है, मास ऑफ सॉल्यूट यानी मास ऑफ क्या होता है उसको, विलय अपॉन मास ऑफ विलायक, मास ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल फॉर्मूला, बस इसको रटना है, पढ़ना है, अगर क्वेश्चन आ गया कर देना है। कहाँ पे ये रहा, मास परसेंट क्या होता है, विलय का द्रव्यमान अपन विलियन का द्रव्यमान इंटू 100 परसेंटेज निकल गया। ये तीन चीज़ें हैं, कोई दो चीज़ देगा, तीसरा निकालना है, कुछ भी दे सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लीजिए एग्जाम्पल मास परसेंटेज दे, नमक पानी का, नमक का दे दिया 2 ग्राम नमक 4 ग्राम पानी में, तो निकल जाएगा। नेक्स्ट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। मान लीजिए हम खाना खाते, एकदम भर पेट खाना खा लिए, मतलब पूरा ठूस के खाना खा लिए, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा एकदम, अब घर गए, मम्मी रोटी बना के पहले से ही तैयार है, मम्मी को पता नहीं, अब मम्मी को आ गया गुस्सा, तुमने खाना खाने से मना कर दिया, दे चपाट लग गए, मतलब पेट इतना भर गया, मतलब सॉल्यूशन में इतना सैचुरेटेड हो गया, इतना संतृप्त हो गया, जैसे चीनी और पानी का या नमक और पानी का देखा जाए तो इतना मतलब एकदम मैक्सिमम कि अब नहीं मिल सकता, उसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त, मैक्सिमम कैपेबिलिटी अचीव कर ले, मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी अचीव कर ले। अब यहीं पे एक कंसेप्ट है अनसैचुरेटेड। मान लीजिए आप फिर से वही एकदम ठूस के खा लिए, लेकिन आपको पता है मम्मी पीटेगी अगर नहीं खाए, थोड़ा जगह खाली रखे, तो वो जो जगह खाली रखे मतलब मैक्सिमम कैपेबिलिटी अभी आपने अचीव नहीं किया, मैक्सिमम जो मिलावट है वो नहीं हो पाया, तो ये होता है अनसैचुरेटेड, जहाँ थोड़ी सी और विलयन मिलावट का और चांस है, इसको कहते हैं असंतृप्त सॉल्यूशन। इसमें विलय की मात्रा अधिकतम संभव मात्रा से कम है, मैं कहा था ना पेट में थोड़ा जगह रहता है और ठूस सके, वो वाला। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट क्या है, संतृप्त वाला देख लिए,
और असंतृप्त भी देख लिए। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट है सोल्यूबिलिटी, मतलब विलेयत। ये क्या है? 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट माने 100 ग्राम ऑफ विलायक, उसमें मैक्सिमम कितना सोल्यूट डाल सकते हैं। पानी वो नहीं है, पानी एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि जब भी सॉल्वेंट है दिमाग में पानी ले आना, नहीं। तो 100 ग्राम ऑफ विलायक, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट मैक्सिमम डाल सकते हैं उसको सोल्यूबिलिटी कहते हैं। और ज़्यादा सिंपल है, ये 70th बीपीएससी में पूछा है सोल्यूट वाला कंसेप्ट। नेक्स्ट है सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलोइड। माने हमने ये वाला पढ़ लिया, सॉल्यूशन पढ़ेंगे, सस्पेंशन पढ़ेंगे, कोलोइड पढ़ेंगे। अब सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर है ये, होमोजीनियस। पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। अब इसी कारण मान लो पार्टिकल साइज बहुत कम है, नमक पानी है, एकदम पार्टिकल एकदम मिल गया, एकदम घुल मिल गया एकदम, तो उससे क्या होगा? जो मतलब उसमें, एक मिनट, हाँ, पार्टिकल साइज एकदम घुल मिल गया, बड़ा डब्बा बना करेंगे तो उसमें मतलब अगर लाइट पास करेंगे तो लाइट सीधा निकल जाएगा, क्योंकि कोई पार्टिकल है ही नहीं, तो टकराएगा किससे? टकराएगा नहीं, तो सीधा निकल जाएगा तो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टिंडल इफेक्ट, सीधा पूछता है टिंडल इफेक्ट इनमें से किस किस में दिखाई देता है? सस्पेंशन, कोलॉइड, सॉल्यूशन। ऑप्शन आ जाएगा 1 2 1 2 3, कंफ्यूज हो जाओगे। ध्यान रखना चाहिए, सॉल्यूशन जो प्योर सॉल्यूशन होता है उसमें टिंडल इफेक्ट नहीं दिखता, बाकी सब सिंपल है। वेरी स्टेबल मतलब अगर हम उसको 2-4 घंटे छोड़ दें तो ऐसा नहीं है कि नमक बैठ के नीचे आ जाएगा, पानी ऊपर तैरता रह जाएगा, नहीं, पूरा मिला रहेगा। इसको कहते हैं स्टेबल सॉल्यूशन, एकदम पूरा प्रॉपर मिल जाता है, एकदम अच्छे से मिल जाता है। बाकी सब तो इसको फिल्टर नहीं कर सकते बाकी सब। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब निलंबन। सॉल्यूशन पढ़ लिए, होमोजीनियस सॉल्यूशन मिक्सर पढ़ लिए, टिंडल इफेक्ट नहीं करता ये पढ़ लिए, स्टेबल होता है ये पढ़ लिए, फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते ये पढ़ लिए। नेक्स्ट इज सस्पेंशन मतलब निलंबन। निलंबन में हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कणों का आकार बड़ा होता है, अगर कणों का आकार बड़ा है, मान लीजिए मोटे मोटे कण है उसके अंदर, जो अगर मान लीजिए उसके अंदर कण जो है वो मोटे मोटे हैं, मान लीजिए नीला ड्रम ले लिया हमने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कण उसके अंदर मोटे मोटे। अब यहाँ पे क्या होगा? लाइट हम पास करेंगे, अगर लाइट हम पास करेंगे तो इसमें से मतलब कहीं टकरा के जाएगा, कहीं सीधा निकल जाएगा। ये भी टकरा गया, मान ली एक लाइट सीधा निकल जाएगा, कोई टकरा जाएगा, मतलब एक ऐसे लाइट छितरा के दिखेगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा दिखेगा, कैनोपी जैसा। मतलब जैसे जंगल में क्या होता है, ऊपर देखते हो तो एकदम लाइट दिखता है, थोड़ा 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 थोड़ा, उसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो निलंबन सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट दिखेगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी वही है, जंगल में जब जाते हैं तो लाइट कैसे ऊपर ऊपर से दिखता है, वो हो गया। सीधी लाइट निकल गई तो वो टिंडल इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट अस्थिर, अगर थोड़ी देर छोड़ दिया तो जो कण है वो नीचे बैठ जाएगा, समझे, क्योंकि आकार बड़ा होता है। उसके बाद इसको अलग किया जा सकता है, ओबियसली पानी को निकाल दिया, बालू अलग हो जाएगा, वो अलग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक, इसको फिल्टर कर सकते हैं, वही वाला कंसेप्ट है, इसको अलग कर सकते हैं, जैसे चौक वाटर। नेक्स्ट हमारा कोलोइड। कोलोइड होता है, ये होमोजीनियस है। कोलोइड जनरली सॉल्यूशन और सस्पेंशन का मिक्सचर होता है, आधा इसका फीचर आधा उसका फीचर। अब जैसे होमोजीनियस इधर का टिंडल इफेक्ट शो करता है, ये सस्पेंशन का फीचर है। स्टेबल, इसके बाद क्या है? स्टेबल वाला सॉल्यूशन का फीचर है। तो ऐसे दोनों का फीचर होता है, लेकिन इसका साइज जो है वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में रहता है। एग्जाम्पल के लिए मिल्क, फॉग, स्मोक, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। अब बटर, जेली, ये सब एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट इज, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट को, कोलोइड को कोलोइड ही कहते हैं, ठीक है। अब ये देखने में टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, कोहरा, स्मोक, दूध को याद रखना बस। नेक्स्ट इज टिंडल इफेक्ट। हम टिंडल इफेक्ट को अब समझ चुके हैं, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे बेस्ड है। हाँ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, टिंडल इफेक्ट किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, क्योंकि लाइट पार्टिकल्स में आके स्कैटर हो जाते हैं, इधर उधर घूम जाते हैं, तो ये होता है टिंडल इफेक्ट। वो फॉरेस्ट वाला कंसेप्ट, फॉरेस्ट में जाते हैं ये वाला। नेक्स्ट इज, हाँ ठीक है, जंगल वाला एग्जाम्पल हम बता चुके हैं, सूरज किरणें छितरा के आती है, जो कोहरे वाला प्रोजेक्टर के कारण जो प्रकाश। तो ये एग्जाम्पल आपको पढ़ लेने हैं, क्वेश्चन में आते हैं, पेपर में आते हैं। नेक्स्ट इज
टिंडल इफेक्ट, ये एग्जाम पॉइंटर्स हैं। जो ट्रू सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता। ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट इसलिए नहीं दिखाता है क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत छोटे छोटे होते हैं। इतने छोटे छोटे पार्टिकल साइज होते हैं कि लाइट स्कैटर ही नहीं होता, लाइट का जो कहते हैं ना वो अलग अलग हिस्सों में वो नहीं हो पाता। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप मतलब मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन में सीधा पूछा जाता है। अगर हम देखें मिश्रण के पृथक करने की विधियाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट। वाष्पीकरण से किसको, जैसे भाप बन के उड़ जाना, विलायक उड़ जाता है, विलय बच जाता है। जिस चीज़ को मिलाते हैं वो उसी में रह जाएगा, विलायन पानी उड़ जाएगा, ये वाला हो गया इवापोरेशन। एग्जाम्पल सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। नेक्स्ट इज जैसे समुद्र का पानी उड़ गया तो नमक बच जाता है ना, वो वाला कंसेप्ट है। इसमें क्वेश्चन आता है कि कौन से प्रोसेस से क्या सेपरेट किया जा सकता है, उस प्रोसेस का नाम, या फिर इधर उस प्रोसेस को ही दे देगा, नाम पूछ देगा, या नाम पूछ देगा प्रोसेस को दे देगा। तो ऐसे दोनों तरफ से क्वेश्चन बन सकता है, और क्वेश्चन बना भी है, PYQ में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखा जाए सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन को क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं अपकेंद्रण। अपकेंद्रण क्या होता है, तेज गति से घुमाव के कारण जो कण होती है नीचे बैठ जाती है। जैसे हम दूध से क्रीम निकालते हैं, उस केस में क्या होता है, मान लीजिए एक चक्की टाइप का है, जैसे दूध से क्रीम निकालने का कंसेप्ट क्या है, चक्की है, उसके अंदर जब हम उसको गोल 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 घुमाते हैं तो क्रीम कैसे साइड में ऊपर आके बैठ जाता है, ऊपर से हम क्रीम को निकाल लेते हैं, दूध नीचे रह जाता है। तो या तो नीचे बैठेगा या ऊपर बैठेगा, लेकिन क्रीम निकलेगा। तो ये वाला कंसेप्ट है, क्रीम घी ये सब। सेंट्रीफ्यूगेशन अपकेंद्रण, ये वाला कंसेप्ट, नीचे ऊपर कहीं भी। रक्त परीक्षण या वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में भी यही कंसेप्ट होता है। वॉशिंग मशीन गोल 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 घूमता है, तो एक कंसेप्ट है यहाँ पे डर्ट बाहर निकल जाता है, मिसेल का कंसेप्ट है, मिसेल का, वो हम आगे पढ़ेंगे 10th चैप्टर में, 10th क्लास में, वो वाला कंसेप्ट है, उससे डर्ट एकदम बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्या है टॉपिक, सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल क्या होता है, जैसे पृथक्करण कीप, एक मतलब कीप जैसा होता है, मतलब जैसे फनल टाइप का, जिसमें क्या होता है ना अलग अलग डेंसिटी, मतलब लिक्विड ही होता है लेकिन अलग अलग डेंसिटी के हिसाब से वो छनाता हुआ चला जाता है। मान लीजिए ये सबसे भारी वाला सबसे कम, उससे कम, उससे कम, अलग अलग लेयर पे छना छना के रुक जाता है। कुछ कुछ बहुत पतला हुआ तो पास हो जाता है। तो अलग अलग एलिमेंट, अलग अलग सब्सटेंस मिला कि नहीं मिला, ये होता है सेपरेटिंग फनल, पृथक्करण कीप। इसमें क्या घनत्व के आधार पे, डेंसिटी के आधार पे, एग्जाम्पल तेल और पानी को अलग करना, वो होगा पानी नीचे बह जाएगा, तेल ऊपर ही चिपक जाएगा, ये सब। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन, उद्रपातन, उद्रपातन, ये वाला कंसेप्ट है सब्लिमेशन का। इसमें क्या होता है, ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाता है। अब इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें होता है कपूर और नमक का मिश्रण को अलग करना। एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, आपको एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे, कभी कभार एग्जाम्पल भी पूछ देता है कि इसको सेपरेट करने का प्रोसेस को क्या कहते हैं, कपूर और नमक के मिश्रण को अलग करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज अगर हम यहाँ देखा जाए तो दोनों को वो करके कपूर अलग होता है। नेक्स्ट इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, वर्ण लेखन कहते हैं इसको। इसमें जो क्रोमेटो सब्लिमेशन कर लिया, क्रोमेटोग्राफी में कलर्ड सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं, कलरफुल सब्सटेंस, अलग अलग कलर होते हैं, पानी में कोई कलर्ड वाले सब्सटेंस मिल गए तो क्रोमेटोग्राफी की मदद से, ये जो क्रोमा वर्ड है ना, क्रोमा का मतलब ही कलर्ड है, तो अगर कोई इंग्लिश मीडियम से होगा तो वो समझ जाएगा कि ये कलर का कुछ खेल है। जहाँ कलर को सेपरेट करने की बात आएगी वहाँ क्रोमेटोग्राफी यूज कर सकते हैं। अगर हम इसको हिंदी में देखें तो वर्ण लेखन कहते हैं, नहीं हिंदी मीडियम वालों को ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, इंग्लिश में तो क्रोमा वर्ड से समझ सकते हैं, तो इसलिए हिंदी इंग्लिश साथ में पढ़े। रंगों का पृथक्करण, औषधि परीक्षण, पिगमेंट को अलग करना, ये जो पिगमेंट होता है कलर्ड पिगमेंट, इसको अलग करना। नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन, आश्वन। डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन देखा जाए तो ये क्या होता है, टू सेपरेटिंग मिसिबल लिक्विड, मिसिबल लिक्विड विद लार्ज बॉइलिंग डिफरेंस, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, इसका मतलब ये हुआ कि जो मिसिबल लिक्विड मतलब दो लिक्विड जो आपस में पूरी तरह से मिल गए लेकिन उसके बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक में डिफरेंस है, तो वो जैसे मान लो किसी को हीट किया, कम बॉइलिंग पॉइंट पे तो अलग निकल जाएगा और ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट पे अलग निकल जाएगा, तो ये होता है। जैसे मान लीजिए हम दो लिक्विड को कर रहे हैं, किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वो अलग निकल गया, कम वाला अलग निकल गया, तो दोनों अलग निकल गया ना, तो इसको कहते हैं डिस्टिलेशन। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल है एसीटोन और पानी। नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन,
तो डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मोस्टली सेम है, बस अंतर क्या है 25 डिग्री का। इसमें टेम्परेचर मिक्स है और इसमें पेट्रोलियम का खेल होता है। दोनों डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेम है इसमें भी। नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन। देखा जाए तो हाँ, दोनों में सेम ही होता है, दोनों में बॉइलिंग पॉइंट का खेल होता है, क्वथनांक का। लेकिन एक में टेम्परेचर फिक्स किया जाता है कि 25 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, उसका बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। तो आपको ये 25 याद रखना पड़ेगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए, और दूसरा एग्जाम्पल से याद रखने पड़ेंगे, और कुछ नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमारा ये अगला टॉपिक क्या रहेगा? अगला टॉपिक है ये वही 25 डिग्री वाला। नेक्स्ट इज हाँ एग्जाम्पल्स। ये एसीटोन प्लस वाटर सेपरेशन, आपको अगर ऑप्शन में दे दिया ना डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दिमाग चकरा जाएगा। तो एसीटोन प्लस वाटर सेपरेशन आपको पता होना चाहिए कि ये सिर्फ डिस्टिलेशन का, और पेट्रोलियम का जो भी खेल होगा, पेट्रोलियम का पूरा खेल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा, ये आपको पता रखना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पीवाईक्यू अगर देखेंगे, पीवाईक्यू मैं खुद कराऊंगा, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं। हिंदी में क्या है? अंश आस्वन, अंश छोटा सा। नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है? विलयन से शुद्ध ठोस क्रिस्टल प्राप्त होता है। मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, उसमें कुछ डाल दिया, वो सॉलिड बन जाता है, सॉलिड बन के निकल गया, ये होता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल बन जाना, क्रिस्टल। कॉपर सल्फेट, मान लीजिए कॉपर सल्फेट है, उसमें जिंक डाल दिया। क्या डाल दिया? जिंक। रिएक्टिविटी सीरीज जिंक सल्फेट, क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? 1 मिनट, पेन बेवफा हो गया, रुको जरा। अरे हाँ ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे आ रहा है 8th क्लास। जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर बनेगा। बताया था ना, कॉपर का खिलौना, जिंक ताकतवर है, उसका खिलौना लेकर भाग जाएगा, कॉपर को अकेला छोड़ देगा, वो वाला कंसेप्ट है यहाँ। जहाँ पे कॉपर जो बनेगा, कॉपर जो बन रही है ये सॉलिड है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, ब्लू विट्रोल। मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ ना वो पूछा जाता है, सीधा पूछता है कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है? ब्लू। फिटकरी का क्रिस्टल, ये सब। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एलॉय एलिमेंट कंपाउंड। ये क्या होता है? कंपाउंड और एलिमेंट नहीं, अलॉय से क्वेश्चन आता है, अलॉय से। मिश्र धातु, यौगिक तत्व। ये तत्व तो पता है, एक प्रकार का परमाणु से बना होता है, एक ही प्रकार का। रासायनिक विधियों से मतलब अलग नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही है, कैसे अलग करोगे? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, ये सब। लेकिन जो कंपाउंड है वो 2 या 2 से अधिक तत्व से बना होता है, इसको रासायनिक से अलग कर सकते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? पानी। 2 है ना, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, पानी बन गया ना, ये न्यू प्रोडक्ट बन गया। 2 या 2 से अधिक, ये वाला कंसेप्ट है इसमें। यौगिक कंपाउंड कहते हैं इसको। नया युग बनता है, नया रिजल्ट आता है, अलग नहीं कर सकते। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पानी बनाए। भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता, केमिकल से अलग किया जा सकता है। पानी, NaCl, CO2, ये सब। नेक्स्ट वेरी मच इंपोर्टेंट, ये दोनों तो हमने कर लिया। नेक्स्ट वेरी मच इंपोर्टेंट, अलॉय। क्वेश्चन यहां से आते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर, नॉट वेरी मच इंपोर्टेंट। क्वेश्चन आएगा ये, ब्रास इज इक्वल टू कॉपर प्लस जिंक से बनता है ब्रोंज, कॉपर प्लस टिन से बनता है स्टील, आयरन प्लस कार्बन से बनता है स्टेनलेस स्टील, आयरन क्रोमियम निकल से बनता है। क्वेश्चन यहां से आता है कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे बनता है। कॉपर प्लस जिंक, पीतल, ब्रास। कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन से कॉपर प्लस जिंक हो गया ये पीतल। कॉपर प्लस टिन से कांसा, कांसा को क्या कहते हैं? कांसा को कहते हैं ब्रोंज। ठीक है, वो हो जाएगा ब्रास, कॉपर प्लस जिंक, ब्रोंज, कॉपर प्लस टिन। ये क्वेश्चन आता है। स्टेनलेस स्टील जो होता है लोहा प्लस कार्बन, और स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम प्लस निकल होता है। ये क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये किसका अलॉय है। ऑप्शन में अलग अलग अलॉय दे देंगे, दिमाग चकरा जाएगा। बेसिक। नेक्स्ट मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस। मिक्सचर में क्या होता है?
मिक्सचर में वेरिएबल कंपोजिशन होता है, मतलब कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होता। हम 2 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम कुछ भी मिला सकते हैं, वेरिएबल फिक्स नहीं होना। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, फिक्स्ड कंपोजिशन। जो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, पानी तो बनेगा लेकिन वो फिक्स्ड मात्रा में बनेगा। अगर उसमें हाइड्रोजन 4 यूनिट है तो इधर भी 4 ही यूनिट होगा, ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी 2 ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है ये, उसका टर्म यहाँ भी यूज आ रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हर एक रिएक्शन में। बाकी तो आसान है, यही कंसेप्चुअल था, मैंने बता दी। नेक्स्ट इज मिक्सचर। मिक्सचर का बता चुके हैं, ये तो वही है। कंपाउंड भी बता चुके हैं, दोनों का डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट इज हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक है क्विक रिवीजन। दिस इज क्विक रिवीजन। ये एक ऐसा पीडीएफ है जहाँ पे आप एग्जाम से 1 दिन पहले 1 घंटा पहले भी पढ़ेंगे ना, आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा, पूरा का पूरा। ये सब मैटर, डिफ्यूजन, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब सब्लिमेशन, ड्राई, ये सब हम कर रखे। दिस इज नॉट वेरी मच वेरी मच इम्पोर्टेंट, बट हम कर चुके। मैटर, डिफ्यूजन, गलनांक, क्वथनांक, सब्लिमेशन, सब, इवापोरेशन, ये भी फॉर्मूले अध्याय 2 चैप्टर 2 में आ जाएगा ये सब। अशुद्ध, शुद्ध, समांगी, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है, कोलॉइड, टिंडल इफेक्ट, सब हम पढ़ चुके। उसके बाद निलंबन, सस्पेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट। टिंडल प्रभाव, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये अलॉय, जितने भी अलॉय, 4 ही तो अलॉय, 4 मैंने बताया, 3 बताया, तीनों इधर आ गया। दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज, ये सब इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है जो हम पहले ही कर चुके हैं, आपको डेफिनेशन पढ़ना है। किसी को डेफिनेशन नहीं याद आया, पढ़ लीजिए, ये सब हो रखा है, ये सब डेफिनेशन है, ये सब पहले ही पढ़ चुके, पेपर में आता है डेफिनेशन। बस आपको पढ़ना है, एक बार कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, पढ़ लीजिए। हाँ, तो ये सब है, ये सब हो रखा है। सब्लिमेशन, एवापोरेशन, सॉल्यूशन, दिस इज होल, सोलबिलिटी, टिंडल इफेक्ट, क्रिस्टलाइजेशन, सब। दिस इज इजी, नॉट वेरी मच, ये सब सिंपल डेफिनेशन हो गया। अब देखा जाए, ये देखिए एग्जाम टिप्स में भी वही फॉर्मूला जो मैं बता रहा था, वही फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। सॉल्यूशन, प्योर सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है, हम बता चुके। ये एलओआई का जितने भी था हम बता चुके। सरफेस फिनोमेना, बल्क फिनोमेना, सब बता चुके। तो ये सब हम कर चुके। ये सब मतलब लास्ट मोमेंट पे याद करने का है, लास्ट मोमेंट पे पढ़िए, पूरा पेपर अच्छा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा ये सब हिंदी का भी हो गया, आपको दोनों पीडीएफ साथ में रखना है, हिंदी का भी, इंग्लिश का भी, और ये नया वाला भी, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया पेपर जाएगा। हिंदी पीडीएफ हो गया, गुड। अब क्या, चैप्टर 1 2 ख़त्म, 9th क्लास का चैप्टर 1 2 ख़त्म। टेलीग्राम पे लिंक, नोट्स मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वैसे भी यूट्यूब चैनल का नाम डाल देंगे, सिविल से संकल्प बाय साहू रोहित, सब कुछ। और ये भी सब स्मॉल में है, तो आपको वहाँ से भी पीडीएफ मिल सकता है। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, अच्छे से पेपर दीजिए। 3 और 4 चैप्टर आगे करेंगे।